राहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो कि क्लास 9th के लिए है और ये हिस्ट्री यूपीएससी सीएससी यूजीसी नेट के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। फर्स्ट टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था जिसमें था सामाजिक परिवर्तन का युग, जिसमें हमने जाना था उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी के बारे में। इस वीडियो से पहले आपको वो वीडियो देखनी जरूरी है ताकि आपको ये वीडियो समझ आ सके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूसी क्रांति के बारे में। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का रूसी क्रांति, यानी कि रूस की क्रांति। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, किस तरीके से बदलाव आया रूस के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप के सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर लो कि अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है। तो 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने अपना कब्जा कर लिया था। रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने क्या करा? कब्जा। पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जान लिया था समाजवादी कौन होते हैं। तो जब कब्जा कर लिया तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यह आपको राइट डाउन करना है कि अक्टूबर क्रांति पता चल गया आपको किसे कहते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालें। अब ये 1917 में तो क्रांति हुई थी रूस की। या आपको याद रखना है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और अक्टूबर क्रांति से क्यों कहा जाता है वो भी आपको राइट डाउन करवा दिया। अब हम इसके पीछे क्या कारण थे उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, रूसी साम्राज्य 1914 की बात है। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस II का शासन था। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पे किसका शासन था? जार निकोलस II। ये भी आपको लिखना है कि 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस II का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। जो क्रिश्चियन थे वो कौन थे? रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टरपंथी यानी रूढ़िवादी, जो अपनी बात पे अटल रहते हैं कि वो जो मानते हैं उसी को मानते रहेंगे। ठीक है। और कौन कौन थे वहां? कैथोलिक थे, कैथोलिक क्रिश्चियंस की एक कास्ट होती है ईसाइयों की। प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियंस की एक कास्ट होती है और साथ ही साथ मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी।
तो आपने यहाँ जाना 20वीं सदी में ज्यादातर लोग क्या काम करा करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, और जो यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के लिए के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी, यानी कि शहरों में तो खेती पे ज्यादा लोग निर्भर नहीं रहा करते थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। तो रूसी साम्राज्य के किसान जो थे अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी तो जरूरतें पूरे करते थे रूसी साम्राज्य के किसान, साथ ही साथ क्या करते थे, बाजार के लिए भी पैदावार करते थे ताकि बाजार में अपने अनाज को बेच सके। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस क्या था, रूस जो था अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ये सब आपको राइट डाउन करना है कि नगरों में तो कम थे जो कृषि पर आश्रित थे, गांव में ज्यादा लोग आश्रित थे, और रूस अनाज का बड़ा निर्यातक था, ये आपको राइट डाउन करना है। और सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को बहुत प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। बहुत से कारखाने कब स्टार्ट हुए, 1890 के दशक में, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। तो रूस का रेलवे का नेटवर्क कब फैल रहा था, 1890 में। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा, और उस समय क्या हुआ, रूस के अंदर विदेशी निवेश करने लग गए फॉर जो दूसरे देश के थे। दूसरे देश अपने जो निवेश था पैसा खर्च करने लग गए रूस में, ताकि वो अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके। इन कारकों के चलते कुछ सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। तो इस समय क्या हुआ, कुछ सालों में रूस के कोयला उत्पादन में भी 2 गुना वृद्धि हो गई और स्टील उत्पादन में भी 4 गुना वृद्धि हो गई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाने मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, यानी कुछ कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे कारीगर भी ज्यादा थे और कारखाने भी, जो कारखाना मजदूर भी, दोनों की संख्या बराबर हो गई। अब ज्यादातर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थे, और जितने भी कारखाने खुले हुए थे वो किसकी संपत्ति थी, उद्योगपतियों की। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, और वो इस बात पर भी नजर रखते थे, सरकार इस बात पर नजर रखती थी कि जो मजदूरों से काम करवाया जा रहा है वो कितने घंटे का है। अगर कितने घंटे का है तो वो एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए, यानी कि 8 घंटे है तो 8 घंटे काम कराओ, 7 घंटे है तो 7 घंटे, यानी कि एक फिक्स टाइम हुआ करता था। और उन पर नजर भी रखते थे फैक्ट्रियों पर सरकार। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। और फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी जो नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब हो रहे थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी। अब 15 घंटे तक काम करा करते थे उस समय में लोग, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है काम करने का। जबकि कारखाना में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे, और बहुत से कारखानों में मजदूर क्या करते थे, 10 से 12 घंटे काम। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। मजदूरों के लिए कमरे तो थे ही रहने के लिए, और डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था भी मौजूद थी। तो यहाँ आपने जाना कि एक ज्यादा समय के लिए यहाँ पर वेतन, ज्यादा समय के लिए यहाँ पर कुछ घंटे ज्यादा घंटे काम किया करते थे मजदूर। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे।
कुछ मजदूर कहते हैं अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। पीटर्सबर्ग के धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, कि जो धातुकर्मी होते थे मजदूरों खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। 1914 में क्या हुआ, फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या भी 31% थी जो फैक्ट्रियों में काम कर रही थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। महिलाएं तो काम कर रही थी फैक्ट्रियों में, पर पुरुषों यानी कि आदमियों की तुलना में उनको वेतन कम मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मिलता था। यानी कि अगर मर्दों को मिल रहे हैं 20,000 तो लेडीजों को कितना मिल रहा है तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4, लगभग 3-4 हजार रुपए 5,000 रुपए तक मिल जाता होगा। मजदूरों के बीच फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। तो उनके बीच में जो पहनावा था साफ दिखाई देता था, उनके बीच में पहनावे में और व्यवहार में। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए बेरोजगारी आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के संगठन बना लिए, कि अगर बेरोजगारी है तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर पैसे की समस्या है यानी कि आर्थिक संकट है तब भी हम हेल्प करेंगे एक दूसरे की। लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे, पर संगठन क्या थे, ऐसे बहुत कम थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, क्रांति पूर्व रूस में डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर। उस समय में के बंकर है जहां पर मजदूर काम वाम करके अपना सो जाते थे। वे पालियों में बारी बारी सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। यहाँ पर परिवार उनके साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो मजदूर ही रहते थे यहाँ पर जो काम करते थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। अगर ऐसा होता था किसी मजदूर को निकाल दिया तो वहां पर क्या होता था, हड़ताल भी कर दी जाती थी मजदूरों के द्वारा। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। और जो धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें बहुत ज्यादा आयोजित की गई। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। विशाल ज्यादातर संपत्तियों पे किसका कब्जा था, सामंतों का, राजशाही का, ऑर्थोडॉक्स का। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। और कुछ अपवाद को छोड़ दो, सामंतों का भी और नवाबों का भी बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वे लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। उनको योग्यता के बल पे नहीं बनाया गया था, बल्कि जार का मतलब राजा ने उनको बनाया था। और मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। सम्मान तो करते थे ही नवाबों को, बल्कि नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयां भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। और रूस के किसान क्या चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीन लो और किसानों को बांट दो। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे और ना ही वो लगान चुकाते थे, यानी कि टैक्स भी नहीं चुकाते थे किसान। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। तो कई जगह पर क्या हुआ, जमींदारों की हत्या भी कर दी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1902 में क्या हुआ, दक्षिणी रूस, साउथ रूस, रशिया में
ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने में घटी जहां पर जमींदारों को मार रहे थे, जिंदा मार देते थे, उनको जला वला देते थे। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। 1905 में ऐसी घटनाएं देखी जाने लग गई। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। और रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक लिहाजा भिन्न थे। अलग क्यों थे? क्योंकि वो जमीन को कम्यून में बांट देते थे और फिर क्या होता था, कम्यून जो उन्होंने बना रखा था वही परिवारों की जरूरतों के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। ठीक है, तो रूस में समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो आपको ये लिख लेना है कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना कर दी थी। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इस आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। उन्होंने ये भी मान लिया था जिस तरीके से जमीनों को बांट रहे हैं तो वो समाजवाद को बताता है और बाद में किसानी क्रांति की मुख्य शक्ति बन जाएंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। और ये भी माना जाने लग गया कि रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी क्रांति सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। सन 1900 आपको लिख लेना है, सन 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। और उन्होंने क्या करा, इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दो। जो सामंतों ने किसानों की जमीन हथियाई थी तो सामंतों को किसानों को जमीन सौंप देनी चाहिए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। ठीक है, सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मानता था, जो कि मेंशेविक था, मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। बोल्शेविक में ज्यादा लोग थे, बहुसंख्यक, और मेंशेविक के अंदर कम थे। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था।
उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जद्दियों का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है जब उन मजदूरों को नौकरी से हटाया गया था। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे के किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे के लिए क्या बोला उन्होंने कि 8 घंटे ही हम काम करेंगे और वेतन को बढ़ाओ हमारे और कार्य स्थिति को सुधारो। इस बात के लिए हड़ताल होने लग गई। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जार के महल में के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। पुलिस और कोसेक्स ने क्या करा, मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल भी हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। आपको ये भी लिख लेना है, ये एग्जाम में आता है, खूनी रविवार किसे कहते हैं। तो आपको लिख लेना है, जब वहां गए थे वो विंटर पैलेस की और मजदूर, तब 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे पुलिस और कोसेक्स के द्वारा और 300 घायल हुए थे। इसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। तब क्या हुआ, नागरिक स्वतंत्रता के अभाव जब उनको लगा कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार भी करने लग गए। विश्वविद्यालय बंद कर दिए, यानी कि यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। और वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग भी करी कि संविधान सभा का गठन किया जाए और यूनियंस ऑफ यूनियंस की स्थापना भी कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। ड्यूमा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संसद को ही ड्यूमा कहा गया है यहाँ पर। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियों भी अस्तित्व में रही, तो फैक्ट्री कमेटियां भी आ गई। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा यानी कि पहली संसद को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया था। इससे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। आपको ये लिख लेना है, जब पहला विश्व युद्ध कब हुआ था 1914 से 1918, तो और 2 उसके अंदर ग्रुप बने थे। पहले ग्रुप में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की,
और दूसरे खेमे में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। एग्जाम में अगर आए पहला विश्व युद्ध किसे कहते हैं, तो आपको ये राइट डाउन अभी कर लेना है अपनी कॉपी में और ये लिख के आना है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टी से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्द रख दिया। अब सेंट पीटर्सबर्ग का नाम हो गया था पेट्रोगार्द, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग कौन सा नाम था? जर्मन नाम था। जारीना यानी जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रास्पुतीन नाम एक सन्यासी, राजशाही और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाइयां पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। दो मोर्चे थे, पश्चिमी मोर्चा था एक और पूर्वी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे में सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सैनिक की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। और 1914-1916 में क्या हुआ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया को रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी भी हो गए। इस हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध के उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। अब रूस के उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लग गए यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लग गई थी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। जिनकी अच्छी सेहत थी उनको ले जाते थे युद्ध लड़वाने। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लग गई और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लग गई थी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पे भेजा जाने लगा। और सैनिकों का पेट भरने के लिए क्या करा? अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पे भेजा जाने लगे, जहां पर उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ था, जहां वो लड़ रहे थे। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ? रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। हमारा यह पार्ट सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।